नमस्कार। आज आप लोगों के साथ मैं जुड़ रही हूँ और कुछ खास मेहमान भी हैं मेरे साथ। और आज जिस विषय पे बात करने जा रही हूँ, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, बहुत ही सीरियस इशू है। आप लोगों को कहती रहती हूँ, आप लोगों को भी अपनी आवाज को बुलंद करने की आवश्यकता है और खास करके जब देश की बात हो, तो आवश्यक है कि आप सभी अपनी आवाज को बुलंद करिए। मैं आज बात कर रही हूँ गालवान घाटी में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में। मेरे मेहमान जो हैं मैं उनसे आपका परिचय कराना चाहती हूँ। मेरे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं मनमोहन सिंह पाहूजा जी। और मनमोहन सिंह पाहूजा जी जो हैं नमस्कार। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, यूट्यूब कंटेंट बनाते हैं और बहुत सारे वीडियोस आप इनके देख सकते हैं इनके यूट्यूब चैनल पर। ये अ, मुंबई के सोशल मीडिया सेल कांग्रेस के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद मनमोहन सुजाता जी। जी। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष सूद जी। मनीष सूद जी जो हैं, ये नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे हैं विद कांग्रेस के। इसके अलावा ये कांग्रेस के लिए बहुत कार्य करते रहे हैं। जयपुर राजस्थान से जुड़ रहे हैं और बहुत ही एक्टिव वॉलंटियर रहे हैं पिछले 10 वर्षों से। कांग्रेस को आप कहेंगे कि बहुत एक्टिव नहीं था पहले, मगर आज जो ये एक्टिविटी आप देख रहे हैं, वो इन्हीं लोगों की वजह से देख रहे हैं। इन्होंने सोशल मीडिया के लिए, कांग्रेस की सोशल मीडिया के लिए पूरे भारत से लोगों की टीमें बनाई हैं 2013 से। तो मैं आपका भी बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, धन्यवाद मनीष बहुत-बहुत जी। सुजाता जी। आपने जी। बहुत ही मतलब ऐसा परिचय दिया है जिसकी शायद मैं कोई अपेक्षा भी नहीं कर सकता। बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका। जी बहुत-बहुत स्वागत है। और हमारे जो चौथे मेहमान हैं वो भी जुड़ रहे हैं और वो उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं सूर्यकांत धस्माना जी। तो अभी मैं देख नहीं पा रही हूँ उन्हें, पर आई एम श्योर कि जल्द हम उन्हें देख सकेंगे। अच्छे वक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं और जब भी इश्यूज होते हैं तो वो नजर आते हैं। आज जिस विषय पे बात करने जा रही हूँ, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ पहले मनीष जी, ये जिस प्रकार से गलवान घाटी का जो इश्यू है, ये इतना क्यों दिक्कत कर रहा है आपके लिए? आप क्यों इस पे बार-बार सवाल कर रहे हैं? ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री जी तो भई कह रहे हैं कि हम चीन को सबक सिखाएँगे, ऐप्स जो हैं वो बैन कर दिए गए हैं, परंतु आप फिर भी कह रहे हैं कि वो मतलब आप लोग संतुष्ट नहीं लग रहे, क्यों? संतुष्ट होने का सवाल ही नहीं उठता है। सुजाता जी, आप इस बात पे गौर करिए कि किसी बाहरी देश ने हमारे देश की सीमाओं को पार करके हमारे देश की ज़मीन पे, हमारी भारत माता की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है। हुँ, सैटेलाइट पिक्चरें ये दिखा रही हैं कि उन्होंने अपने स्तंभ वहां लगा दिए हैं जो सैटेलाइट से दिख रहे हैं, जो उनको चाइना का सिंबल यूज करते हैं, उसकी फोटो है। गलवान वैली के अंदर 15 किलोमीटर तक कुछ कुछ सेक्टर में आगे आ गए हैं, बाकी 4 किलोमीटर से 8 किलोमीटर अलग अलग सेक्टर में उन्होंने सीमा को तोड़ा है। हुँ, ये सीमा जो तोड़ी है, ये नो मैन्स कंट्रोल के बाहर की इंडिया की सीमा है। ये नो मैन्स हुँ, बॉर्डर के अंदर है। दूसरी बात, पेंगोंग सो, जो लोग कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी का विश्वास करते हैं, उनसे सिर्फ ये पूछिए कि इस बार वेकेशन में, समर वेकेशन में वो पेंगोंग पे एक बार छुट्टी बनाकर दिखा दी फोटो। हुँ, हुँ, पेंगोंग के अंदर फिंगर 8 से फिंगर 4 तक उनका पूरा कब्जा है। उन्होंने वहां पे रोड भी बना ली है। पहली हुँ, बात तो ये कि रोड बनाई कैसे? रोड कोई एक दिन का काम तो है नहीं। हाईली मेटल्ड रोड बनाने के लिए हुँ, बहुत समय लगता है, उपकरण लगते हैं, पूरी व्यवस्था चाहिए होती है, एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, मजदूर काम करते हैं। तो हमारी भारत सरकार उनके इस काम पे रोती क्यों, सोती क्यों रही और अब हुँ, रो रही है। सी,
पब्लिसिटी जो भारत सरकार कर रही है कि ऐप, आपने भी बोला ऐप्स बैन कर दिए। ऐप्स किसी कंट्री के नहीं होते, पहली बात तो। अगर आज की तारीख में मैं जियो को बैन कर दूं तो इससे फर्क सिर्फ मुकेश अंबानी को पड़ेगा, भारत को नहीं। तो चाइना को क्या फर्क पड़ेगा अगर उनके ऐप बैन भी हो गए तो? तो ये ढुलमुल रवैया। और तीसरी बात, जो प्रधानमंत्री जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, जो आदमी चाइना का नाम ही नहीं ले पा रहे हैं, जो बॉर्डर पे जाके फौजियों से बात करते हैं, उन फौजियों से जिनके साथ वाले 20 जने मारे जा चुके हैं और 80 से ऊपर घायल अवस्था में हैं, उन लोगों के सामने भी वो नाम नहीं ले पा रहे कि तुम्हारे ऊपर हमला किसने करा है, तुम्हारे को मारा किसने है। ये कहां से आ रहा है उनका ये चुप्पी आ कहां से रही है उनकी? मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जी जो हैं, आप इस बात से संतुष्ट नहीं है जो वो कह रहे हैं, वो जिस प्रकार से अपनी बात को रख रहे हैं, आप उससे संतुष्ट नहीं लग रहे मुझे। पहुजा जी, आप मुझे बताइए, आपको मैं देख रही हूँ कि आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी बना के डाल दी इस विषय पर, है ना? तो आपको इतनी नाराजगी क्यों है? अभी मनीष जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो चीन का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि गलवान घाटी में जो कुछ हो रहा है, अगर प्रधानमंत्री जी बोल नहीं रहे हैं तो मतलब उनसे सवाल आप कर रहे हैं, आप क्यों नहीं संतुष्ट हो रहे? वो एक्शन तो ले रहे हैं। मनीष जी ऐप बैनिंग से बिल्कुल खुश नहीं है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, सबसे पहली बात तो आप सबने ऑल पार्टी मीटिंग में सबने सुना था कि प्रधानमंत्री जी ने क्लियर बोल दिया था कि दैट नो वन हैज इंट्रूड आवर टेरिटरी। कोई हमारे देश में आया नहीं, ना ही कोई हमारे किसी ने कोई जमीन ली है, ना ही कोई पोस्ट ली है। तो वो एक बात बहुत गलत थी, ठीक है। उसके 2 दिन बाद ही हम लोगों को पता चला, मीटिंग चल रही है जो आर्मी के बीच, दोनों आर्मियों के बीच में, उसमें क्लियर पता चल गया कि आर्मी ने बोल दिया कि वी आर टॉकिंग एंड एवरीथिंग। तो वही बात का खुलासा हो गया। गलत प्राइम मिनिस्टर सर को मानना चाहिए कि हकीकत क्या है, इसमें सच बोलना चाहिए देश को। अगर प्रधानमंत्री सिर्फ इन बातों का जवाब दे, अगर कोई हमारी जमीन में नहीं आया तो हमारे सैनिक मरे कैसे? और चाइना ने अटैक हमको अगर किया नहीं, चाइना का वो नाम लेने को कतरा रहे हैं, तो हमारे सोल्जर मरे कैसे, हमारे सोल्जर शहीद कैसे हुए? और अगर सब कुछ ठीक ही है, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई आया नहीं है, कोई कुछ हुआ नहीं है, तो वो कल लेह में क्या करने गए थे? अगर सब कुछ सही था तो वो कल लेह में क्या करने गए थे? और अगर सबसे महत्वपूर्ण बात जो आजकल 2 दिनों से बहुत चल रही है, लद्दाख के लोग, लद्दाख में जो रहने वाले लोग हैं, वो आज चाइना के ऊपर वो क्लियर इल्जाम लगा रहे हैं कि चाइना हमारे देश में घुसाया है, हमारी जमीन हड़पड़ा रहा है। और उसकी जगह पे हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ 59 ऐप्स बंद कर रहे हैं, उसको एक ऐतिहासिक, एक माइंड ब्लोइंग फैसला बता रहे हैं जो सरासर गलत है, जो कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। हमारे साथ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी भी जुड़ गए हैं। और नमस्कार धस्माना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो चर्चा का विषय है, हम चाहते हैं कि गलवान घाटी में से चीन जो है, चीन के लोग जो हैं वो हट जाएं, चीन मुक्त हो जाए, चीन का कब्जा वहां से हटे। और इसमें दिक्कत कांग्रेस को किस बात से हो रही है, हम इस बात को पहले तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा क्या है जिससे कांग्रेस को दिक्कत है? धस्माना जी। देखिए, कांग्रेस को दिक्कत नहीं है, पूरे देश को, पूरा देश जिस विश्वास के साथ, जब 2014 से पहले की आप सारी क्लिपिंग्स निकलवा लीजिए, एक दिन डिबेट इसी पे रखिए कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी देश की सीमाओं के बारे में, चाहे वो पाकिस्तान से लगी हुई सीमाएं हों, चाहे चीन से लगी हुई सीमाएं हों, उसके बारे में क्या बात करते थे? वो पूछते थे कि देश में ये आतंकवादियों के पास हथियार कहाँ से आता है, उनके पास पैसा कहाँ से आता है, उनके पास गोली बारूद कहाँ से आता है, उनको सूचनाएं कहाँ से मिलती हैं, ये सारे सवाल करते थे, भाषण है उनके।
चीन के बारे में वो कहते थे कि चीन से लाल लाल आंखें करके बात क्यों नहीं की जाती। चीन में हमारे देश के विदेश मंत्री जाते हैं तो वो कहते हैं कि बीजिंग मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरा मन करता है मैं बीजिंग में रह जाऊं। ये सारी बातें वो कहते थे और उसको एक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने देश के अंदर एक तैयार करी, जिसको वो एड्रेस करते हुए राष्ट्रवाद की भावनाएं लोगों के अंदर जो उद्वेलित हमेशा रहती हैं, हमेशा रही है। हिंदुस्तान के लोग बड़े भावुक हैं, तो उसको जिस प्रकार से उन्होंने कैश किया, आज जब वो देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे पाकिस्तान से रिश्ते हों, चाहे नेपाल की हालत हो हमारे देश के साथ, और चाहे चीन का जो स्टैंड ऑफ चल रहा है वर्तमान में, उसमें अगर आप पूरा विश्लेषण करेंगे तो मैं समझता हूं कि पूरे 72 सालों में सबसे बड़ा फेलियर अगर कोई फॉरेन पॉलिसी में किसी गवर्नमेंट का रहा है तो वो हमारे आदरणीय मोदी जी की सरकार का रहा है। कोई भी पड़ोसी अगर आपके अगल बगल के 5 घर वाले दाएं बाएं आगे पीछे जो आपके पड़ोस में रहते हैं वो आपको अच्छा ना मानते हो, उनसे आपका रोज झगड़ा रहता हो, आपकी रोज लड़ाई रहती हो, रोज कहा सुनी होती हो, तो आपको कैसा कहेंगे लोग? आपकी शोहरत कैसे बनेगी? आज भारत की हालत ये हो गई है कि उसका किसी पड़ोसी के साथ अच्छा रिश्ता नहीं। पहली बात जो हम कह रहे हैं, ये फेलियर ऑफ द फॉरेन पॉलिसी है। दूसरी बात, जो चीन का स्टैंड ऑफ की जिसके बारे में आज आप इस डिबेट में बात कर रही हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी, वैसे काम तो रक्षा मंत्री जी का था, लेकिन विदेश मंत्री का काम भी वही करते हैं, वित्त मंत्री का काम भी वही करते हैं, नोटबंदी का अनाउंसमेंट करना होता है तो वो वित्त मंत्री नहीं करते, प्रधानमंत्री करते हैं। जीएसटी का अगर इस देश के अंदर अनाउंसमेंट करना होता है तो वो प्रधानमंत्री करते हैं। विदेश नीति के बारे में बात करनी हो तो वो प्रधानमंत्री करते हैं। रक्षा मंत्री के रूप में अगर रक्षा मंत्री को जाना था, लेह में रक्षा मंत्री जी को जाना था, बेचारे राजनाथ सिंह जी को बोला सक्षम नहीं, मैं बीच में बोल रहा हूँ सुजाता जी, सक्षम नहीं है वो, सर्वे सर्वा बनना चाहते हैं। हाँ, वे सर्वे सर्वा बनना चाहते हैं, आप कहते हैं। जी, तो वो सारे काम वही करते हैं। अब मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, मैं निवेदन जो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि आपको दिक्कत क्या है। हमको दिक्कत ये है कि अगर चाइना बॉर्डर में, इंडियन चाइनीज बॉर्डर में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल उनके मेजर जनरल से बातचीत करने क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल, हमारे कमांडर्स बातचीत क्या कर रहे हैं? व्हाट आर दे टॉकिंग? व्हाट अबाउट दे आर टॉकिंग? किस बारे में बात कर रहे हैं? और आप ये सवाल करिए ना कि 20 सैनिक हमारे बहादुर वो जिस जगह पे शहीद हुए हैं, आज उसी स्पॉट पे कौन है? हु इज देयर? किसकी प्रेजेंस है? बिल्कुल। और क्या ये सैटेलाइट झूठ बोल रही हैं? क्या पेंगोंग वैली के बारे में, पेंगोंग लेक के बारे में जो फिगर 4 से फिगर 8 के स्थिति है, क्या हम वहां आज पेट्रोल कर पा रहे हैं? क्या हम गश्त कर पा रहे हैं वहां पर? नहीं कर पा रहे। क्या हमारा कोई नहीं कर पा रहे? तो आज जब हम नहीं कर पा रहे हैं तो ये आर्टिफिशियली जो आप एक बिल्टअप कर रहे हैं, एक वातावरण, एटमॉस्फेयर, ऐसा लग रहा है जैसा आपने पुलवामा के बाद पूरे देश में पार्लियामेंट के चुनाव को प्रभावित करने का काम किया, वैसे ही आप जो आने वाले एक आध प्रदेश के चुनाव हैं उनको प्रभावित करने के लिए देश की कीमत पे आज लद्दाख में जो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि या तो आप ये कह दीजिए कि जो इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपी है वो गलत है, इकोनॉमिक टाइम्स में जो रिपोर्ट छपी है वो गलत है, हिंदुस्तान के जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं जो रक्षा के, जिन्होंने तमाम जो पिक्चर्स आई हैं सैटेलाइट्स की, उनका जो एलाबोरेशन किया है, उनके बारे में जो व्याख्या करी है, राहुल गांधी की बात छोड़ दीजिए, राहुल गांधी आपके विपक्ष के नेता हैं, उनकी बात को आप सीरियसली कोई लेता नहीं है। आपकी पार्टी में उनका मजाक बनाने का एक प्रथा आपने शुरू करी है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर को आप जिस प्रकार से ट्रीट करते हैं, मैं समझता हूं जो आप प्रथा डाल रहे हैं, परंपरा डाल रहे हैं, ये सत्ताएं हमेशा नहीं रहती। वो तो उनके करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारें, मैं एक मिनट,
मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राहुल गांधी इस देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के एक्स प्रेसिडेंट है। हाँ। और अगर वो कोई बात कह रहे हैं, पहले उन्होंने, आप ये बताइए कि उन्होंने कौन सी गलत बात कही? एक भी बात। आप हर बात को लेकर के सेना के पीछे खड़े हो जाते हैं। हाँ। सेना को शील्ड बना करके, सेना को ढाल बना करके आप उनके सेना के पीछे तो हम भी खड़े हैं। सेना के पीछे तो आप भी खड़े हैं और राहुल गांधी भी खड़े हैं। बीच में एक मिनट बोलना चाहूंगा। नहीं, सूर्यकांत जी कह रहे हैं उस बात से प्रूफ मिलता है कि बीजेपी के, भाजपा के जो वेरीफाइड अकाउंट हैं वो अमेरिका के हेलीकॉप्टर आर्मी ट्रेनिंग की वीडियो शेयर करते हैं पेंगोंग का नाम बता के। ये क्या झूठ है जिसको वो अपने वेरीफाइड अकाउंट से फैला रहे हैं? ये क्या झूठ है जिसको वो छुपा रहे हैं? हाँ, एग्जैक्टली। डील है तो क्या है? नहीं, मेरी जो बात है, मैं जो राहुल गांधी की बात आपने करी कि आपको क्या परेशानी है, मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि सेना के पीछे वो भी खड़े हैं। वो खड़े नहीं है, वो छुपे हैं। छुपना और खड़ा होना अलग बात होती है। खड़ा होना का मतलब हम कंधे से कंधा मिलाकर के अपनी सेना को सल्यूट करते हुए कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। और छुपने का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो आप उसका सहारा लेकर के, उसको यूज करके, उसको कह करके कि भाई सेना के ऊपर आप हमला कर रहे हो। आपको सेना पे मैं जितनी डिबेट्स में जाता हूं, वैसे मैंने डिबेट्स में जाना छोड़ दिया चैनल्स के, क्योंकि चैनल्स में जो डिबेट्स हो रही हैं उसमें जो एंकर है, एक तो पार्टी बीजेपी बैठी हुई है, एक आरएसएस का एक्सपर्ट बुला करके बैठा रखा है, और तीसरा जो एंकर है वो भी बीजेपी का ही स्पोक्स पर्सन है। तो वो ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि हम सेना पे आरोप लगा रहे हैं। हमें अपनी सेना पे पूरा भरोसा है। ये वही सेना है जिसने पाकिस्तान को, आप कहते हो कि हमने घुस के मारा, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ये वो सेना है इंदिरा जी के नेतृत्व में। इंदिरा जी के सक्षम आपके सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के दुर्गा कहा इंदिरा गांधी को। ये वही सेना है। तो हम सेना का अपमान नहीं करते, हम सेना के पीछे छुपते नहीं है, ये छुपते हैं। मैं आपके पास आऊंगी, इसके आगे भी इसके ऊपर बात करेंगे। पहुजा जी, आप मुझे बताइए, आप अभी जो इन्होंने बात करी है मीडिया की, आप लोग सोशल मीडिया के दिग्गज हैं, एक मुंबई से, एक राजस्थान से, कांग्रेस का परचम आप लोगों ने संभाल रखा है। तो पहुजा जी, आप मुझे बताइए कि किस प्रकार से मीडिया जो है इस वक्त रोल प्ले कर रही है। आप देखिए कि आज तक की श्वेता सिंह के ऊपर किस प्रकार के आरोप लगे, उन वीडियोस को आपने शेयर किया जिसमें लद्दाख के लोगों ने कहा कि वो लेह में बैठकर हमारी इन पहाड़ियों को दिखा रही हैं और ऐसे ही सभी कोई कर रहे हैं, और ये वो पहाड़ियां नहीं है जो ये बता रहे हैं। तो आप उसके ऊपर क्या कहेंगे? ये गलवान की पहाड़ी नहीं है, वो ये कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप आहूजा जी? जी, मीडिया का तो आज के दौर में सही माने में बात करें तो मीडिया, जैसे भाई साहब ने कहा कि जितने ज्यादा करके बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ही हैं, जितने भी संवाददाता मीडिया के हैं। और हकीकत ये है कि अगर आप इनकी टीआरपी रेटिंग्स भी देखें, चाहे इंग्लिश के हो चाहे, तो कितनी गिर गई है। कारण ही वही है कि इनका जो पक्ष है ये सिर्फ ऑपोजिशन को ही सवाल करते हैं, गवर्नमेंट से सवाल करने की इनकी हिम्मत भी नहीं होती और करते भी नहीं है। और ये 6 साल में अगर इतिहास देखेंगे, ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मेरे ख्याल से सबसे बुरा समय मीडिया का हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बुरा समय ये 6 साल का होगा। जिस तरीके से मीडिया का पतन हुआ है, शायद ही करना नहीं, और उसी की वजह से हम सब लोगों को सोशल मीडिया में अपनी अपनी आवाज उठानी पड़ रही है। अगर आज अपना मीडिया सही तरीके से करता, सरकारों से सवाल उठाता, तो मैं, मनीष भाई हो गए, आप भी हो गए भाई, हम लोग सोशल मीडिया में इतनी बुलंद आवाज हम लोगों को करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर मीडिया हमारी जगह हमको सवाल सरकार से करना पड़ रहा है, क्योंकि मीडिया बिल्कुल कर ही नहीं रही है, सरकार कर ही नहीं रही है। ये बात बिल्कुल सच बोल रहे हैं मनमोहन जी। मैं बीच में बोलूंगा, अगर सोशल मीडिया पे हमें आने की जरूरत पड़ी तो वो इसलिए क्योंकि बहुत नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी। हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस के यूपीए शासनकाल के अंदर जो आरोप लगे उनको भी डिफेंड नहीं करा।
हमने पार्टी का सपोर्ट करा, उसमें भी अगर उन्होंने लोगों पे एक्शन लिया, किसी को जेल जाना पड़ा हो या मंत्री पद गंवाना पड़ा हो, हमने उस पे भी सपोर्ट नहीं करा। तो हम एक्चुअली में देशभक्त हैं और देश के साथ हैं। ये वो लोग हैं जो अंधा विश्वास करके हर बात को पुराने टाइम से 60 साल से जोड़ के कोई नया नैरेटिव ले आते हैं। ये मीडिया ही जिम्मेदार है उस चीज का। सही नहीं तो जी जी बाहूजा जी, इसका ऐसा है ना कि आप हम लोगों को आवाज देना पड़ता है। आज जो गलवान में हो रहा है, जो हमारे उधर की जमीन चाइना ने हथियाई हुई है, आज मीडिया का फर्ज क्या बनता था कि उधर जाए। और ऐसा नहीं है कि मीडिया को सच नहीं पता, मीडिया को भी सच पता है। आज जैसे भाई साहब ने बोला इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आ रहे हैं, आज का आप आर्टिकल देख लीजिए, बहुत बढ़िया आर्टिकल है, गार्डियन में आर्टिकल है, इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल आ रहे हैं। तो जो प्रिंट मीडिया अपनी जगह कुछ कुछ जगह पे लिख रही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो बिल्कुल ही गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। आज अगर सच्चाई देश के सामने लाई जाए, आज मीडिया का फर्ज जो चाइना में हो रहा है, जो हमारे गलवान में हो रहा है, वो हकीकत सबको बताई जाए, लेकिन वो नहीं बता रहे। इसके लिए आज कांग्रेस पार्टी या हम जैसे सोशल मीडिया के जो वॉलंटियर्स हैं, हम लोगों को अपनी आवाज उठानी पड़ रही है। हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं है, और आर्मी के तो बिल्कुल पीछे खड़े हैं और सरकार के साथ भी खड़े हैं। जो भी फैसला सरकार लेगी उसकी बिल्कुल हम लोग साथ में खड़े हैं। लेकिन हकीकत सच तो बोले, सच्चाई क्या है वो तो मालूम पड़े। किसी को सच्चाई नहीं मालूम है। हमारे प्रधानमंत्री बताने को डरते हैं सच्चाई, चाइना का नाम तक लेने को डर रहे हैं। बिल्कुल। मनीष जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात को पूरा करेंगे, और मीडिया के रोल के बारे में भी अवश्य कहिएगा, खास करके गलवान घाटी को लेकर। आज मैंने देखा ऐसी ऐसी हेडिंग देख रहे थे भाई, मतलब कमाल ही कर रहे हैं। और हेडिंग भी क्या होता है कि मोदी जी वहां गए तो चीन को ये हो गया, तो झटक गया, वो डर गया। मतलब ऐसे लगता है जैसे हमारी सेना को भी वो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे जितना वो प्रधानमंत्री जी को दे रहे। जबकि आज अगर आज हम अपने घर में बैठे हैं, हम सुरक्षित हैं, तो वो केवल हमारी जो सेना है उसकी वजह से। और उनको जितना भी सल्यूट करें वो कम है, उनको हम धन्यवाद भी नहीं कर सकते। मेरा तो ये मानना है, हम हमेशा ऋणी रहेंगे उनका, क्योंकि वो जो आज कर रहे हैं हमारे लिए, उसमें हमारा जो पॉलिटिकल नेतृत्व है उसको जो है एक दिल दिखाने की जरूरत है, ताकि वो कर सके जो देश के लिए अच्छा है। जी मनीष जी। हाँ, देखिए, इस बारे में तो कोई संशय है नहीं कि देर शक शुबा है। अब अगर शक है, धुआं है, तो कोई आग भी होगी। मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ मीडिया वालों से भी कि अगर प्रधानमंत्री को वो इतना ज्यादा बिलीव करते हैं कि उनको भगवान का दर्जा देते हैं, कि उनको बचाने के लिए उनके ऊपर आरोप जो लगते हैं उसके लिए वो मिथ्या आरोप दूसरों पे लगाना शुरू कर देते हैं, वो गलत हेडलाइन बनाते हैं, चीप हेडलाइन बनाते हैं, और इस तरह की जो वो कर रहे हैं हरकतें, इसकी वजह से हिंदुस्तान का नाम डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में खराब हो रहा है। ये नॉर्थ कोरिया मीडिया से भी खराब है। आज नॉर्थ कोरिया पे दुनिया हंसती है क्योंकि नॉर्थ कोरिया का मीडिया वहां के रूलर को, जो कि एक डेस्पॉट है, उसको एक भगवान के रूप में दिखाता है। पूरी दुनिया तो हंसती है ना, नॉर्थ कोरिया में तो अभी भी नहीं हंसते। तो ये हालत वो भारत देश की ना कर दे कि जिस भारत को लोग महात्मा गांधी और कांग्रेस के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में जानते हैं, जिन्होंने नॉन वायलेंस से और अपनी खुद की समझ से लोगों की एकता को साथ रखते हुए, देश को साथ रखते हुए, बिना कम्युनिकेशन के इस कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी लीडर्स और बाकी सब लीडर्स ने देश को आजादी दिलाई। उसका नाम इतना खराब ना हो जाए कि लोग हंसे हमारे नाम पे और यहाँ पे आने के नाम से घबराएं, क्योंकि यहाँ पे जो हो रहा है वो खाली चाइना नहीं है। आप हेडलाइन देखिए, 8 पुलिस वालों को मार दिया गया उत्तर प्रदेश में। मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, सिर्फ आपसे 30 सेकंड चाहूंगा इस बारे में। आज इतनी बुरी कंडीशन कहीं पे हुई है, यही राजस्थान में हुई थी, यही राजस्थान में हुई थी जब यहाँ पे वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर थी। तब भी यहाँ के कुख्यात गैंगस्टर को पकड़ने के पुलिस ने गोलीबारी हुई थी। ये ऐसा क्या है कि भाजपा के टाइम पे ऐसे लोगों को बल मिलता है? और भाजपा का जो सबसे बड़ा जो खेल है वो ये है कि भाजपा में जनरली असंतुष्ट, जिन्होंने जिंदगी में कुछ पाया नहीं, फ्रस्ट्रेशन वाले लोग खड़े रहते हैं।
वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकालते हैं और खुद को दूध का धुला साबित करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अरे भाई, प्रॉब्लम है तो रामचंद्र जी ने भी तो, भगवान राम ने भी तो अपनी गलती मानी है। सीता माता ने भी अग्नि परीक्षा दी थी, क्यों दी थी? सीता माता को अग्नि परीक्षा देने की जरूरत क्यों पड़ी थी? तो मोदी क्या भगवान से भी ऊपर हो गए जो कोई परीक्षा नहीं दे सकते, जवाब नहीं दे सकते? क्यों नहीं करते वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर? क्या अब तक वो ऐसे इंटरव्यू देते रहेंगे जिसमें उनसे पूछेंगे कि आपका एनर्जी सोर्स कहां से आता है, आप कोई गोली तो नहीं खाते, आप आम चूस के खाते हैं या काट के? ये मजाक है। ये भारत देश के ऊपर एक मजाक है, हमारे लोकतंत्र पे मजाक हो रहा है। हमें सवाल पूछने पे देशद्रोही करार दिया जाता है। हमारे यार दोस्त, फैमिली वाले हमें ग्रुपों से निकाल देते हैं व्हाट्सएप के। तो ये कौन सी अफीम चटाई जा रही है देश को? किस गार्ब में? क्या चीज है ये? क्या छुपा हुआ रहस्य है जो ये देश में हो रहा है इस समय? इसलिए मैं मीडिया से प्रश्न करता हूँ। बिल्कुल। और सोशल मीडिया पे तो इनकी खाली फेक आईडीज है जिनमें भगवान जी की तस्वीर है। और मैं उनको बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अभी वो बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि तुम भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के फेक आईडीज, बेशरम लोग, तुम्हें शर्म नहीं आती कि भगवान की तस्वीरें लगाते हो और गंदी गंदी माँ बहन की गाली देते हो? ऐसा नहीं है कि महिला हूं तो गाली नहीं दे सकती, माँ बहन की क्या, भाई और बाप की गाली भी दे सकती हूँ तुम्हें, पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे नेता ने तुम्हें भेजा है यहाँ पे गाली देने के लिए। खैर, मीडिया के ये रोल हिंदू के धर्म बारे अलाउ में भी नहीं करता है। हिंदू धर्म में स्त्री को देवी का दर्जा दिया है, हर स्त्री को देवी का दर्जा मिला है। और अगर असली हिंदू का फॉलोअर है, असली हिंदुइज्म का फॉलोअर है, तो वो किसी स्त्री को गाली नहीं दे सकता, अभद्र भाषा का उपयोग नहीं कर सकता। ये हिंदू ही नहीं है अगर इस तरह का व्यवहार ही करते हैं। तो मैं चैलेंज करता हूं इनको कि हिंदुइज्म के ऊपर डिबेट करके दिखा दे एक बार मेरे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं दसमाना जी आपसे जानना चाहूंगी, मीडिया का जो रोल इस वक्त है गलवान घाटी को लेकर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये आपके दो बड़े मजबूत लोग बैठे हैं और इनकी मैंने टीम को देखा है, जानती हूँ इस टीम को अच्छी तरह से। बड़े मजबूती से सोशल मीडिया पे आजकल जूझ रहे हैं, हरा दे रहे हैं सबको। हर हैशटैग इनका जो है ट्रेंड कर रहा है। और जिस तरीके से ये काम करते हैं, इनको तो मैं सल्यूट करती हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी जो आर्मी है भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल की, उनको हरा देना, कोई भी हैशटैग चला देना, इसके लिए इन लोगों को बहुत बहुत बधाई भी है। और इनको मतलब इनका हमें लोहा भी मानना पड़ रहा है। पर दसवाना जी, मैं जानना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे आप कांग्रेस पार्टी एक्टिव हो गई और ये वॉलंटियर्स है। वॉलंटियर्स का मतलब होता है जो स्वेच्छा से आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं आपकी पार्टी के साथ। फिर ऐसे टाइम पे आप जब मीडिया को देखते हैं गलवान घाटी के बारे में बातें करते हुए, किस तरीके से वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि सेम चीज हर चैनल पे चल रहा है एक ही समय। क्या कहना चाहेंगे? मतलब हम अंधे थोड़े ही हैं। देखिए, दो बातें मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा है। देखिए, आप इंडिया फर्स्ट आज कहाँ खड़ा है? आपने जब शुरुआत करी थी जीरो से, और जीरो से आप 5 लाख आज क्रॉस कर रही हैं। 5.25 लाख, 5 लाख क्रॉस कर गई हैं। कैसे किया आपने? आपने जब सच बोलना शुरू किया तो इस दुनिया में और इस देश में केवल झूठ सुनने वाले लोग नहीं हैं, लोग वो भी हैं जो सच सुनना चाहते हैं। आज देश में बहुत बड़ा तबका व्यूअर्स का टीवी चैनल्स देखना बंद कर चुका है। मैं आपको सच बताऊं कि मैं स्वयं टीवी नहीं देखता, मेरी दिन भर सारे चैनल्स में न्यूज चलती रहती है। अभी तो 3 दिन पहले, आपको पता है, पूरे देश और दुनिया में मुझे क्या नाम आपका, उसका नाम भी नहीं लेता मैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा बदतमीजी करता है, सबसे ज्यादा अर्णव गोस्वामी, उसने मुझे ट्वीट में मेरे बारे में जो कहा, आपको मालूम है, कोरोना और कृष्णा के बारे में जो कंट्रोवर्सी हुई पूरे देश में, उसमें हल्ला मचा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देश में बहुत बड़ा तबका दर्शकों का ऐसा है जिसने टेलीविजन देखना छोड़ दिया।
और देश में बहुत बड़ा नया तबका ऐसा पैदा हो रहा है जो आपके इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को पर भरोसा कर रहा है। अब ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, पहुजा साहब की जिम्मेदारी है, सूद साहब की जिम्मेदारी है। हम कांग्रेसमैन हैं वो अलग बात है, लेकिन हम कंट्री मैन हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारी इस देश के प्रति जिम्मेदारी है। तो हमको अपनी सारी बातें तर्कों के साथ कहनी चाहिए। आज जब हम चाइना को डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में आप जब जाएं, थोड़ा सा पीछे हट करके फ्लैशबैक में जाएं और देश की जनता से पूछे कि पुलवामा का क्या हुआ। क्या इस देश की सरकार चुनाव पार्लियामेंट का बीत जाने के बाद आज 2020 हो गया है और बरसी मना चुके हैं हम पुलवामा की, क्या देश की सरकार ये बता पाई देश को कि 350 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा था? क्या ये बता पाई कि जो देवेंद्र पाल सिंह पकड़े गए वो कौन है, पुलवामा से उनका क्या कनेक्शन है? क्या आज जब पूरा कूल है मामला, जब शांत हो गया, तो हमारे जैसे और आपके जैसे लोगों को ये चाहिए कि ये दर्शक जो देश के देखना चाहते हैं सच, उनसे हम ये बताएं कि कैसे शहीदों के नाम पर वोट मांगे गए। और जब हम उसको बताएंगे और लोग कन्विंस होंगे, तो आज चाइना के बारे में जो ये मीडिया है ना, इसको आप कितना कह लीजिए, उन एंकर्स को गाली देकर के कुछ नहीं होगा, वो तो नौकर है। वो बेचारे एक लिखी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। जो अंबानी बताता है वो अंबानी का न्यूज 18 बोलता है, वो अंबानी के सारे चैनल जितने 42-43 चैनल्स उसके हैं वो सारा वो बोलते हैं जो वो चाहते हैं। वो एक लाइन भी अगर अलग बोलेंगे तो पुण्य प्रसून्न वाजपेयी हो जाएंगे, वो एक भी लाइन अगर अलग बोलेंगे तो अभिषाद शर्मा हो जाएंगे, वो एक भी लाइन अगर बोलेंगे तो वो उनका हाल वही हो जाएगा जो सारे बेचारे आज आपके और मेरे जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बैठ करके बोलने पे मजबूर है। लेकिन सबसे पॉजिटिव बात यह है कि देश में एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग तैयार हो रहा है जो आज सच्चाई जानना चाहता है, जिसको सच्चाई मालूम नहीं पड़ रही है। और हम लोग जब आप जैसी यहाँ पर बैठ करके सोशल एक्टिविस्ट अपना चैनल बना करके, इंडिया फर्स्ट बना करके 5.25 लाख दर्शक पैदा कर सकती हैं, तो जब आप इस तरह के पैनलिस्ट को बुलाएं तो हम केवल कांग्रेस मैन बनकर के नहीं बोले। मैं यहाँ पर सूर्यकांत धस्माना जो हिंदुस्तान का नागरिक है वो ये कहना चाहता हूं कि हम नरेंद्र मोदी के साथ है चीन से लड़ाई में, हम इस देश की सेना के साथ है चीन में लड़ाई में, लेकिन देश का प्रधानमंत्री चीन से लड़ने में ईमानदारी बरते। वो देश के प्रधानमंत्री हमें नागरिक तो समझे सूर्यकांत जी, हमें नागरिक समझ के सच्चाई तो बताएं। नहीं, ये हमको जनता को बताना है, वो हम उनको नहीं, उनसे अपील नहीं कर रहे हैं। हम तो देश की जनता को बता रहे हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी, कोरोना में सोनिया गांधी ने सबसे पहले क्या कहा? कोरोना में उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी सरकार के साथ है। राहुल गांधी ने पहला, व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ राहुल गांधी? इट वाज दैट वी आर नॉट फाइटिंग विद नरेंद्र मोदी, वी हैव टू फाइट विद कोरोना। ये कहा कि नहीं कहा? yes. हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम बताएं लोगों को देश के। दिक्कत क्या है? वो परसेप्शन पैदा कर देते हैं। मैंने आपको बताया कि वो सेना के पीछे जाके छुप जाते हैं। जब संबित पात्रा बैठता है तो कहता है बताइए आप हिंदुस्तान की सेना के साथ है कि नहीं है, हिंदुस्तान की सेना के साथ है कि वो नहीं, वो बड़ा मतलब he doesn't own the army. The army is Indian. बट नहीं, आर्मी इज मोदी। उसने ये एक तरह से ये बैलेंस बना रहे हैं वो आर्मी का बनाते रहे, मोदी का अपमान आर्मी का अपमान है। सूद साहब बनाते रहे, देश की जनता समझ रही है। और जब आपके और हमारे जैसे लोग बैठ करके लोगों से बातचीत करेंगे, लॉजिकली बात करेंगे, हम ये पूछ रहे हैं देश के लोगों से कि वो बतावें कि क्या इकोनॉमिक टाइम्स में जो खबर है, आर्टिकल्स हैं, वो गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड सू। अगर इंडियन एक्सप्रेस में गलत है तो उसको देश की सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और तमाम मैं कोरोना से भी आप जोड़ लीजिए, क्या नरेंद्र मोदी, आप देश के लोगों से पूछिए, आप जो आपको व्यूअर देख रहे हैं, आप सुजाता से मत पूछिए, आप पहुजा साहब से मत पूछिए, या पहुजा साहब सूद साहब से या सूर्यकांत धस्माना से ना पूछे,
हम अपने व्यूअर्स से पूछ रहे हैं जो इस समय हमको लाइव देख रहे हैं कि बताइए कि राहुल गांधी ने अभिजीत बनर्जी से बात करी, क्या देश के प्रधानमंत्री के अंदर हिम्मत है कि वो अभिजीत बनर्जी के साथ टीवी में बैठ करके, लाइव वेबिनार में बैठ करके बातचीत करें? वो तो हार्ड ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अरे जो आदमी बिना स्क्रिप्ट रटे किसी के सामने आज तक नहीं आया, आप गुजरात उठा के देख लीजिए, सूद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे। सूद साहब, हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी है कि देश के एक एक आदमी को ये बतावें कि भाई आप उसको, जिसको पप्पू बोलते हो, आप जिसको कहते हो कि ये नशा करता है, आप जिसको कहते हो कि इसको कुछ मालूम ही नहीं है, आप इसको जिसको बोलते हो, जो आपने डायलॉग बोला था कि आलू डालो सोना निकालो, आलू डाल के जो सोना निकालता है, वो अभिजीत बनर्जी से बात करता है। आई सूर्यकांत धस्माना चैलेंज नरेंद्र मोदी जी that he should come and talk to Abhijit Mukherjee about the economic condition of the country. हाँ जी, बताएं जी वो बात, वो रघुराम राजन से बात करें आकर के। राहुल गांधी ने बात करी, आपको मुझको तो परसेप्शन चेंज करना है। ये सुनिए, अरे सुनिए, ये जो आज हम बैठे हुए हैं, ये राजीव गांधी की देन है। सूचना प्रौद्योगिकी, ये जो आईटी का जो पूरा देश के अंदर क्रांति हुई है, सूचना प्रौद्योगिकी, ये क्रांति किसने करी? ये राजीव गांधी ने करी। ये राजीव गांधी की देन है और हमारे खिलाफ ये इस्तेमाल हुई। ये कमी हमारी है, ये नरेंद्र मोदी कमी नहीं जी साहब, मैंने है। एक बार इस बारे में विवेचना करी थी, ये कांग्रेस की आजादी देने की आदत है। अरे साहब आजादी दीजिए, आजादी दीजिए, लेकिन अपना गर्दन दबाने की तो परमिशन मत दीजिए। वो तो दबा गए, वो 2G में, खेल घोटाला में, सब में घोटाले बना के। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप लॉजिकली बात करेंगे देश के लोगों से, इस समय आज पूरे देश के अंदर करोड़ों करोड़ों लोग हैं जिनके रोजगार चले गए। कोरोना काल में जिस प्रकार से पूरे सड़कों, क्या वो भूल जाएंगे जिनके पैरों में छाले पड़? मगर आपकी इस बात से एक बहुत ही मुझे एक महत्वपूर्ण चीज भी मतलब समझ में आई है। आप देखिए जो बात आपने कही, ये जो इनके सोशल मीडिया में फेक आईडीज छोड़े हुए हैं, इनको वो जो प्रति ट्वीट और प्रति कमेंट जो 50 पैसे या 2 रुपए जो भी मिलते होंगे, चवन्नी हाँ चवन्नी छाप बोलता हूँ, छाप तो है ये, चवन्नी छाप है, चवन्नी छाप है, 5 रुपए, 2 से 5 रुपए रेट है उसका, पौने 2 रुपया, पौने 2 रुपया। नहीं लेकिन सुनिए तो, लेकिन इनका अगर आप एटीट्यूड देखें, ये इसी के विपरीत है। मतलब व्हाट आई हैव सडनली रियलाइज्ड इज कि इनका काम है कि कैसे करके आप कोई भी बात को ना करें, मतलब विपरीत बात को दबाना, ताकि तानाशाही को बढ़ाया जाए। और अब देश की जनता समझ गई है, बिकॉज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपने धक्का मारा, देश की जनता सहती रही। एक है ये एडवोकेट राज सोनार काले, है ना, क्या नाम है इसका, कजाले, और मतलब हाँ कजाले काले क्या है, हाँ कुछ अजीब सा नाम है। मतलब ये दबा के, मतलब टप करके लिखता रहता है, और कि भाई हमें बुलाओ। अरे तुम्हें क्यों बुलाए भाई, तुम हो कौन? और अगर तुम हो कुछ तो अपनी बात को रखो ना, एक वीडियो बनाओ, हमें भेजो वीडियो, हम देखेंगे। हम क्यों तुम्हें अपने डिस्कशन का ही हिस्सा बनाया है? तुम्हारे कमेंट्स में अगर कुछ सकारात्मक है, हमारी क्रिटिसिज्म ही क्यों ना कर रहे हो, तो हम तुम्हारी बात का जवाब भी देना चाहेंगे। तुम कहोगे गाली देना शुरू कर दोगे, तुम्हारे पास कोई बात नहीं है, तो इट इज वेरी क्लियर कि तुम वो चवन्नी छाप हो, जिसे वो भाई जो आप 5 रुपए या जो भी पैसा, हम सब भी यहीं के पढ़े हुए हैं। मैं कैथोलिक स्कूल में जरूर पढ़े हैं, सेंट जेवियर्स में, लेकिन आपने जैसा बोला था, अगर हमें हमारी भारतीय पार्टी, हमारी पार्टी की सोच, हमारी पार्टी की विचारधारा नहीं रोक रही होती, जहां से अंग्रेजों के लठ खा के, गोलियां खा के भी हमने नॉन वायलेंस का काम करा, तो हम इनको इनकी माँ बहनों के रूप में इतनी गालियां दे सकते हैं कि इनके कानों में पक जाएंगे, ये पसनी पड़ेगी इनके कानों में। लेकिन हम देते नहीं है, क्योंकि हमारी अप्रोच वैसी नहीं है, हमारा कल्चर वैसा नहीं है। बिल्कुल, और हम बदलेंगे, हम वापस अपने देश को वैसा बनाएंगे जैसा था, जिस तरह से था पहले। अगर आप देखिए कितने डिग्निफाइड तरीके से बातचीत होती थी। आप देखिए कि मनमोहन सिंह जी जब सैनिकों से मिलने जाते थे,
आज बहुत सारी तस्वीरें आप लोगों ने शेयर भी करी है, मैं उस पे आना चाहती हूँ। मैं पाहुजा जी, वो वाली वीडियो आपने भी देखी होगी जो लेह में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष है, उनकी एक वीडियो आई है जहां वे कह रहे हैं कि चाइना क्या कर रहा है, वो इस बात को कह रहे हैं। और एक और वहां हिल काउंसिल के जो काउंसिलर, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, उन्होंने भी ये बात को कहा है और बहुत डिटेल में कहा है, क्योंकि वो उस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, गलवान, पैंगोंग, वो सारा एरिया वो रिप्रेजेंट करते हैं। और किस प्रकार से उन्होंने ये बात को साफ करा है कि चीन जो है वो वहां पर घुस गया है फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में। आप मुझे बताइए कि हमारे प्रधानमंत्री जी तो चीन का नाम नहीं ले रहे, और भारतीय जनता पार्टी में, मैं तो मंत्रियों पे अभी जा ही नहीं रही, मैं लद्दाख के लोगों की बात कर रही हूँ, लोगों की ही बात करेंगे अब इस सेगमेंट में। वो इस बात को कह रहे हैं इनके अपने नेता कि किस प्रकार से चीन ने घुसपैठ कर दी है, और हमारे प्रधानमंत्री जो है इस बात को मान नहीं रहे। आप इस पे क्या कहेंगे? सर, ये अगर मान जाएंगे तो इनका झूठ खुल जाएगा, और ये बहुत ताजुब की बात है। ये तीन जो आपने नाम बताए हैं, एक है एमपी है लद्दाख के, वो खुद उन्होंने मानी है ये बात। फिर एक जो काउंसिलर रिप्रेजेंट करते हैं वो उन्होंने मानी है ये बात। फिर एक बीजेपी के प्रेसिडेंट है ले के, उन्होंने भी मानी है ये बात। और बहुत ही ताजुब की बात है कि आप गौर करिए कि इसकी तरफ बीजेपी ध्यान ही नहीं दे रही है, और ना ही मीडिया इसकी तरफ ध्यान दे रही है। नहीं, ये भले बीजेपी वाले हैं, पहले बीजेपी है, लेकिन आखिर ये भी जानते हैं कि इनकी जमीन हड़पी जा रही है वहां पर। आप वहां के, इनकी प्रॉब्लम किधर है, वहां के जो भेड़ बकरी लेके ये चरने के लिए जाते थे, बोलते हैं वो पहाड़ अभी इनके कब्जे में ही नहीं, पहाड़ चाइना के कब्जे में आ गया है। तो इनकी जो लोकल प्रॉब्लम है, इनकी जरा अगर वीडियो कोई सुने, अगर आप अपने चैनल पे, आपने भी शायद चलाई थी थोड़ी देर पहले, उस पर अगर लोग सुने तो वो उनकी प्रॉब्लम समझे कि उनकी जमीन खड़ गई। उनको, ये तो कोई कांग्रेस वाले नहीं बोल रहे हैं, ये तो बीजेपी वाले खुद ही बोल रहे हैं। इनकी बात तो माननी चाहिए, अगर इनको लगे कि मैं कांग्रेस वाला हूँ। पाहुजा जी, ये तो हिस्टोरिकली फैक्ट है। अगर हम लोगों को जो और गुस्सा हो रहे हैं और ऐसे कमेंट लिख रहे हैं, उनको ये पूछें कि कारगिल के टाइम पे भी क्या हुआ था। चरवाहों ने आके ही बोला था कि पाकिस्तान 8 महीने से तुम्हारे पहाड़ पे कब्जा करके बैठा है। ये रिपोर्ट थी नहीं क्या प्रधानमंत्री के पास, अटल बिहारी वाजपेयी के पास? तो यहाँ तक तो आज अगर दोपहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कपिल सिब्बल जी की, उन्होंने बहुत ही खास चीज कही है, अगर उस चीज का ध्यान दिया जाए। फरवरी के महीने में जो वहां के लोकल लीडर थे लद्दाख के, उन्होंने प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन दी है बकायदा, और उसके बारे में कुछ भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। मतलब फरवरी से वहां के लोग इनको बोल रहे हैं ये तो। और मई के 5 तारीख को सबसे पहली झड़प हुई थी दोनों आर्मी के बीच में। उसके बाद राहुल गांधी जी लगभग मई एंड से, मेरे ख्याल से 24 या 28 मई से हर दूसरे तीसरे दिन इस मुद्दे को उठाना शुरू किया उन्होंने, लेकिन बात नहीं मानी। यहाँ तक कि जब 15 जवान हमारे शहीद हुए, आपको मालूम होगा कि 24 घंटे लग गए गवर्नमेंट को मानने में कि हमारे जवान शहीद हुए वहां पर। इनको चक्कर ये है कि हमारे प्रधानमंत्री, हकीकत ये है हमारे प्रधानमंत्री अपनी इमेज के बंधे हुए हैं। इन्होंने जो अपनी एक इमेज खड़ी की है कि मैं एक 56 इंच का आदमी हूँ, एक अल्फा मेल वाली इमेज, इनको लगता है कि अगर इनके शासन में लोगों को पता चल गया, खास करके इनके सपोर्टर्स को पता चल गया कि इनके आंखों के नीचे से चाइना अंदर घुसा हुआ है और हिंदुस्तान की जमीन हड़प ली है चाइना ने, यहाँ तक कि हमारे जवान मर गए, तो इनकी इमेज पे फर्क पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ये सच्चाई देश को नहीं बचा रहे, ताकि ये अपनी चेहरा बचाना चाहते हैं देश के सामने, और कुछ भी नहीं है। डर रहे हैं लोगों से, ये डर रहे हैं लोग, डर रहे हैं, अपनी इमेज बचाने के लिए सच नहीं बता रहे। जी मनीष जी, आप इनकी बात, जैसे कि पाहुजा जी ने कहा कि ये अपनी इमेज, तो क्या देश से बड़े हैं या लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही? आप लोगों के सामने बहुत कठिन काम है कि आप लोगों को समझाएं। आपको क्या लगता है कि लोगों को कैसे समझा पाएंगे इस बात को, जब प्रधानमंत्री जी अपनी इमेज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं?
क्या ऐसे समय में इमेज ज्यादा इम्पोर्टेंट है या देश इम्पोर्टेंट है? अगर कोई सचमुच में राष्ट्रभक्त है, देश प्रेमी है, तो वो देश को पहले रखेगा ना। अगर आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे तो आप प्रॉब्लम को टैकल कैसे करेंगे? वही बात है, बीमारी समझेंगे ही नहीं तो, अगर कैंसर है तो आप मानेंगे ही नहीं तो आपका कैंसर ठीक भी नहीं होगा। बिल्कुल। मैं कैंसर, मैं मोदी जी को कैंसर नहीं कह रहा, सॉरी, मैं वो सिर्फ इक्वेशन दे रहा था। बाकी मोदी जी की जो इमेज है, मैंने इनको पावर में आने के बाद बहुत दुखी होके इनके बारे में स्टडी करना शुरू करा। जब मैंने अभी सूर्यकांत जी को ये बात बोली थी कि आप गुजरात से देख लीजिए, 13 साल के गुजरात रूल में दिस मैन हैज नेवर एवर डन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। द लीस्ट अमाउंट ऑफ डेज ही हैज अटेंडेड विधानसभा, ये नहीं जाते थे। आप तथ्य हैं, रिकॉर्ड होते हैं, ये तो रिकॉर्ड है, मैं नहीं बोल रहा। कितनी बार विधानसभा गए, कितनी बार विधानसभा के डिस्कशन में हिस्सा लिया। इनके पीछे इनकी भाषा, इनका बोलचाल, इनका पहनावा, चाल ढाल, रंग, सब कुछ आप 2012 के पहले का देख लीजिए, ये बदलाव कहां से आया। दिस मैन इज ट्यूटर्ड बाय प्रोफेशनल एक्टर्स एंड थिएटर पीपल। परेश रावल को एक बार एमपी इसीलिए बनाया गया था, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस बारे में, वो इसका टॉपिक का विषय नहीं है। मगर द पॉइंट इज कि जो आदमी अपने आप को देश से बड़ा मान ले, जो आदमी अपने आप को ये समझने लगे कि मेरे बारे में कोई बुरा बोल नहीं सकता क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वही अटल सत्य है, तो उससे बड़ा निरंकुश और राक्षस राजा कभी नहीं हो सकता। और क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों के बारे में, उन नेताओं के बारे में? लोगों के बारे में इसके बाद में बात करते हैं। उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के और जो इस इशू को उठा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि चीनियों ने घुसपैठ कर दी है, कंस्ट्रक्शन कर दिया है, रोड बना दिया है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं पहली बात तो उनको सलाम करता हूं, मैं उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं कि भाजपा में होते हुए उनमें इतना दम रहा कि वो बोल पाए, क्योंकि भाजपा में आपने कभी किसी की आवाज सुनी नहीं होगी, ये आप भी जानते हैं। जमीन जा रही है, अपनी जमीन जा रही है, तो बाकी क्या बोल रहे हैं? आप बुलवा दीजिए किसी और से, कैबिनेट मिनिस्टर से, कोई नहीं बोलेगा। हाँ, क्योंकि उनकी खुद की जमीन नहीं जा रही है ना, वहां पर उनपे बीत रही है, इसलिए वो बोल रहे हैं। वो व्यापारी वर्ग के, वो प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था, व्यापार मेरे खून में दौड़ता है, व्यापारी सेना से ज्यादा जूझ रिस्क लेते हैं। जो व्यापार ही जिसके खून में है वो जमीन अपनी ही बचाता है। अपनी जमीन क्या है? अपनी जमीन है उनकी इज्जत और उनकी इमेज, जो सो कॉल्ड एक इमेज 56 इंची की बनी हुई है। क्या उन भाजपा के नेताओं के लिए जिन्होंने आवाज उठाई, मैं उनको सलाम करता हूं और मैं उनको कहता हूं कि भारतीय होने के नाते हम उनके साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर कोई एक्शन लें। हम चाहते हैं कि चाइना से हमारी गलवान वैली और पेंगोंग वापस लिया जाए, ताकि हमारे देशवासी, हमारे बच्चे जो आज तक वहां नहीं गए हैं, कभी वहां जाके देश की सुंदरता को देख सकें। वो अगर हमारे पास नहीं रहा तो हमारे देश की अपूर्णीय क्षति होगी और बेइज्जती इतनी ज्यादा होगी, क्योंकि आप देश में तो अपनी इमेज बना के चल लेंगे। वो नेता बेचारे आज न जाने बोले हैं, कल को उनसे क्या बुलवाया जाएगा, ये भी मैं मानता हूँ। देखिए, एक बार वो अगर बीजेपी में क्या है, पलटते बहुत जल्दी हैं, ये सावरकर प्रणाली पे चलते हैं कि आज अगर इन्होंने कुछ बोल दिया तो फिर ये फटाफट माफी मांग के कह भी देते हैं, नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो कुछ और कह रहा था, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। तो ये भाजपा में बहुत कॉमन है, सावरकर प्रणाली को ये सब फॉलो करते हैं। तो आज तो उन नेताओं को मेरा सलाम है, मैं यही कहना चाहूंगा। हाँ, दसवाना जी, आप क्या कहेंगे उन नेताओं के लिए और क्या कहेंगे अब सरकार के एटीट्यूड को, जब उनके अपने नेता, उनका जिलाध्यक्ष, उनके एमपी, उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिलर हिल डेवलपमेंट के, वो लोग इस बात को कह रहे हैं कि चीन ने यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, कंस्ट्रक्शन कर दिया, रोड बना ली है। ये उनके अपने नेता कह रहे हैं, ये ना तो कोई कांग्रेसी कह रहा है और ना ही कोई और मतलब आम जनता भी कह रही है वहां की, मगर ये तो उनके अपने भारतीय जनता पार्टी के नेता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, दो बातें आपसे मैं इस बारे में और कहना चाहता हूँ। उनको तो देखिए, जो लद्दाख के लोकल पॉपुलेशन है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, लेकिन वो संघ वाले लोग नहीं है। वहां पर काडर संघ का अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो आंख बंद करके उस बात को कहें जो मोदी जी कह रहे हैं। इसलिए अच्छा, स्टेक होल्डर्स भी हैं, वो
वहां पर लोकल पॉपुलेशन की उनकी जमीनें हैं, उनका घर है, उनकी खेती है, तो खेती अफेक्टेड हो रही है, उनके जानवर वो ले जा रहे हैं वहां से जबरदस्ती चीन के सैनिक। तो वो क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है तो वो इस समय पार्टी के हिसाब से नहीं सोच रहे हैं, वो अपनी जमीन के बारे में सोच रहे हैं, अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। उनको मालूम है कि पड़ोस चीन की सीमा के साथ है, तो उनको मालूम है कि किस प्रकार का चीन के जो पॉपुलेशन है उसके साथ चीन की सरकार का क्या बर्ताव रहता है। तो एक बात ये कहना चाहता हूं कि हमारी किसी प्रकार की कोई सिंपैथी, किसी प्रकार से हम खुश नहीं है इस बात से कि चीन अंदर आया हुआ है। हम तो दुखी हैं कि हमारे 20 लोग शहीद हुए हैं। और मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि जब 15 जून को ये घटना हुई और 16 जून से ये आना शुरू हुआ, आप एक बात नोट करिए, पहली खबर क्या आई कि हमारा एक सीओ और हमारे क्या खबर तीन हमारे बहादुर शहीद हो गए। और हमारे ये बहादुर शहीद होने से पहले उनके 5 मार के शहीद हुए, यही खबर आई ना। जब वो संख्या 20 हो गई तो वो उधर 43 कर दिया। ये मैनिपुलेशन आपको देखो, व्यूअर्स को बताना पड़ेगा। हम जो डिबेट कर रहे हैं ना यहाँ पे, आपको इनकी मैनिपुलेशंस बतानी पड़ेगी। जब वो हमारे 3 थे तो उनके 5 थे, क्योंकि बताना ये था कि हमने ज्यादा कर दिया नुकसान। उसके बाद जब वो हमारे 20 हुए तो उनके 43 कर दिए। जैसे बालाकोट में, हम लोग इसको शाय नहीं होना चाहिए हमको बोलने के लिए, आज भी जो बालाकोट का पूरा ऑपरेशन है वो सबको मालूम है क्या है। और क्राउड रेडार के चक्कर में सिर्फ कौवा मार के आ गए। हाँ, तो उसके बाद ये बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज हैं, ये अंतरराष्ट्रीय साजिशें हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज आप इतने दबाव में हैं कि हमारे 20 हमारे नौजवान बहादुर जो देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान जिन्होंने दे दिया, आज उनके परिवारों को जवाब देने की जिम्मेदारी किसकी है? वो मोदी जी की है। वो इस तो देश चीन का नाम भी नहीं ले रहे। इस देश की सरकार ये सूर्यकांत जी ने, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात सूर्यकांत जी आपकी मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा इस बात का। मैं इतना खुश होता कि इस बार अपनी घटिया मन की बात हम कहीं इसको मतलब गलत ना निकाले, तो उसकी जगह वो उन 20 जवानों की परिवार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो हम भी देखते। अरे सूद साहब, हम तो जिस दिन ये हुआ कि प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देंगे, मैं सच से बता रहा हूँ, मैंने कहा ये इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि अपॉर्चुनिटी वाले आदमी है वो, कोरोना में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, अपॉर्चुनिटी में फायदा ढूंढ रहे थे सर। हाँ, क्योंकि उनके खून में कॉमर्स है, वो तो खुद इस बात को कहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये देश के नाम संदेश में भावुक बातें करेंगे और जो शहीद हमारे हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे। 18-20 मिनट जो नीरस भाषण उन्होंने दिया, उस नीरस भाषण में उनको इतना मौका नहीं मिला कि वो 2 मिनट उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे पाते, नहीं मिला। बिल्कुल उनको 2 मिनट इस बात के लिए। मैं बड़ा, देखिए ये सारी बातें आपको कनेक्ट करके लोगों को बतानी पड़ेगी और सबको ये बताना पड़ेगा कि आपने वर्चुअल 5 किलो लोगों को चावल दे दिया, वर्चुअल दाल दे दी। आजकल सब कुछ वर्चुअल चल रहा है। जैसे 3 महीना पहले 80 करोड़ लोगों को वर्चुअल उन्होंने 3 महीने का राशन दे दिया। और देश आप रिकॉर्ड नहीं पूछ सकते, आप देशद्रोही डिक्लेयर कर दी जाएंगे। रिकॉर्ड साहब, हम तो है ही देशद्रोही। दूसरा, वर्चुअली ही हैज गिवन 20 लाख करोड़ रुपीस, 20 लाख करोड़ रुपए वर्चुअली दे दिया। रियल में कहीं पहुंचा नहीं, न राशन पहुंचा 0.5%, न राशन पहुंचा, न लोगों को 20 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है, और कांग्रेस के लोगों को, हमारे तमाम सोशल एक्टिविस्ट को, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके देश के लोगों को, सच्चाई बताने वाले लोगों को थोड़ा सा लॉजिकली लोगों को ये बताना पड़ेगा कि इस देश की जनता के साथ, इस देश के लोगों के साथ कैसा विश्वासघात
इस देश के वो लोग कर रहे हैं जिनके ऊपर हमने आंख बंद करके भरोसा किया। ये बताना पड़ेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आप ये पूछिए, बार बार पूछिए, कितनी बार भी ये राष्ट्रद्रोही कहें कि जहां पे वो खून गिरा है 20 शहीदों का, उस जगह पे आज कौन है? इनके जबान बंद हो जाएगी, इनके चेहरे का रंग उतर जाएगा, इनकी नहीं। अरे मुझे, मेरे साथ, आप ये सुजाता बहन जानती है, इनका कोई उत्तराखंड का नेता मेरे से बहस नहीं कर सकता। मैं एबिलिटी है सर, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं। हम इस बात को, हम कभी चुप नहीं होते, लेकिन हमको अपनी पूरी ताकत के साथ लोगों को लॉजिकली, लोगों को सबसे पहले जो ये पीछे छुप करके जो वार करते हैं ना सेना के, मैं तो इनसे पूछता हूँ, जो तमाम बीजेपी के बड़े बड़े आते हैं दिग्गज बोलने के लिए कि भाई तेरे परिवार में सैनिक कितने हैं बता दे, मैं अपने गिनवाता हूँ। मेरे यहाँ कितने मैं गिनवाता हूँ। नहीं है, वो नहीं बोलेंगे, है ना। गुजरात के नाम से तो आज तक कोई ब्रिगेड नहीं बनी, हमारे गढ़वाल में तो गढ़वाल से लेकर के ऊपर सर रीजनलिज्म लग जाएगा। नहीं, कोई उसमें नहीं लगेगा। इनके महात्मा गांधी यही बोलेंगे कि गुजरात हमारे में आउट कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं लगे, पे वोट जीत जाते थे। वो इसलिए नहीं लगेगा कि हमारे सबसे जो आइडियल पुरुष है, हमारे जो आदर्श है, महात्मा गांधी, वो भी तो गुजरात से ही आते थे, लेकिन उसके अंदर इतनी नैतिक शक्ति थी कि उसको कभी 10 लाख रुपए के सूट की जरूरत नहीं पड़ी, कभी उसे विदेशी, ये हमारा जो आज पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं ना, उसमें गांधी का चश्मा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें मोदी जी का विदेशी चश्मा इस्तेमाल नहीं हो रहा साहब, उसमें विदेशी घड़ी। तो ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा सवाल पॉइंटेड सवाल ये है कि मोदी जी बताएं कि जहां हमारे 20 बहादुर सैनिकों का खून गिरा है, उस जगह की स्थिति आज की तारीख में ऑन डेट आज क्या है, कौन है वहां पर? फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग हो रही है, नहीं हो रही है, इसका जवाब दें। और नहीं, और सर देखिए जिस तरह से ये कर रहे हैं, कह रहे हैं कोई नहीं आया, वहां के लोग बोल रहे हैं और वहां इनके अपने नेता बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी जमीनें जा रहे हैं तो वो चुप तो नहीं रहेंगे। लेकिन अगर ये नहीं बोल रहे हैं तो इससे तो सेना का मनोबल गिरता है, इसलिए हमें तो अपने सेना के मनोबल को बनाए रखना होगा। और हम सबको इस बात को इसलिए भी उठाने की जरूरत है, भले ही ये कितना आक्षेप करें हम पर, क्योंकि सेना के मनोबल को बनाए रखना ये हम सबका कर्तव्य ही नहीं, ये हम सबका धर्म भी है। पहुजा जी, आपने देखा कि किस प्रकार से इतने सारे लद्दाखी लोगों ने इस बात को, इस मुद्दे को उठाया है कि हमारी जमीन पर चीनी घुस गए हैं, उन्होंने सड़क बना दी है। और एक एक व्यक्ति वहां का, जितने वीडियो शेयर करे आपने, मैंने और सूद साहब ने भी, जितने वीडियोस हैं सब में मैंने ये देखा कि हर व्यक्ति कह रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री जी जो है वो इस बात को क्यों झुठला रहे हैं, वो इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं, अपने मुंह से चीन नहीं बोल पा रहे, कह रहे हैं कि कोई यहाँ नहीं आया। तो हमारे, जैसा कि अभी रसमाना जी ने भी कहा कि हमारे जो वीर गति को प्राप्त हुए हमारे बहादुर सैनिक, उनका खून क्यों बहा, उनके परिवारों को हम किस मुंह से अपनी शक्ल दिखाएंगे, क्या कहेंगे, जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई नहीं आया और हमारे जो बेटे हैं देश के वीर सैनिक वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वहां के जो लोग इस वक्त कह रहे हैं, आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं, और उन लोगों की आवाज बनकर आज आप इस सरकार को क्या कहेंगे? सबसे पहले तो उन लोगों को इस आश्वासन है कि उनके साथ पूरा देश खड़ा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा देश उन लोगों के साथ खड़ा है। और आज देश की इज्जत का सवाल है, हम चीन को किसी भी हाल में अपनी जमीन नहीं लेने देंगे, ना उन लोगों की जमीन। इस चीज का आश्वासन आपके इस माध्यम से हम सब, आज हम कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया सपोर्टर्स काफी हैं, हम लोग काफी हैं,
हम सब जानते हैं कि हम उनकी आवाज बन के देश के सामने उठाएंगे। सरकार को सुनना पड़ेगा ये बात, और सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। ये हमारा ही उन जैसे, हम जैसे और आप जैसे लोगों की वजह से ही सरकार को ये जो भी कदम उठाना पड़ा, चाइना को ऐप बैन करने का या मोदी जी को उधर जाने का, ये सिर्फ हम सबका प्रेशर ही है जिसकी वजह से सरकार बोल रही है, और कोई कारण नहीं है। आज एक चीज और उन सब बताना चाहूंगा, सर आप बता रहे हैं एक और सरकार के लिए, आज सरकार के लोग हमें कहते हैं कि चाइना की बात मत करिए, पुरानी बात मत करिए, हम सबको एंटी नेशनल तक बोल देते हैं। आज उन सबको याद दिलाना चाहूंगा 1962 में उनके ही बहुत बड़े कद्दावर नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उस वक्त वो 36 वर्षीय थे। 20 अक्टूबर को हमारी चाइना ने 20 अक्टूबर 1962 में चाइना ने हम पे हमला किया था। 26 अक्टूबर को वो नेहरू जी के पास गए अपने 4 साथियों के साथ। जी हाँ, सिर्फ 4 साथी। 36 वर्ष की आयु के वाजपेयी जी 72 वर्षीय नेहरू जी के पास गए। वो नेहरू जी जिनके पास 2/3 बहुमत थी, कार बोला कि चीन ने हम देश पे हमला किया है, क्या हकीकत है। उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, उस जमाने में आप और मेरे जैसे लोग नहीं थे आवाज उठाने के लिए। उन्होंने बोला पार्लियामेंट सेशन बुलाइए, पार्लियामेंट में आप बात करिए, हम जानना चाहते हैं कि क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। नेहरू जी ने कुछ नहीं किया। नेहरू जी ने 10 दिन बाद 8 नवंबर को पार्लियामेंट सेशन बुलाया। और उसके बाद एक और बड़ी मजेदार बात है, राजस्थान के निर्दलीय एक एमपी के आए थे LM सिंघवी जी, उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि ये चीन के साथ देश का युद्ध हो रहा है, इस सेशन को, पार्लियामेंट सेशन को सीक्रेट सेशन रखते हैं ताकि जो भी बात है आपस के अंदर हो जाए। नेहरू जी ने मना कर दिया, बोले नहीं, ये जो भी बात है मैं छुपाऊंगा नहीं देश से, पूरी बात देश के सामने आनी चाहिए, जानते हुए कि इस सेशन में ऑपोजिशन उनके ऊपर बहुत सवाल उठाएगी, जानते हुए कि उनके मंत्रियों पे सवाल उठेगा, जानते हुए कि उनकी समझ लो कि बेइज्जती बहुत होगी, तो भी वो पीछे हटे नहीं। क्या आज के प्रधानमंत्री हमारे ऐसा कर सकते हैं जो चाइना का नाम तक नहीं ले रहे? जो जैसे सूर्यकांत जी ने बोला, जिस धरती पे, जिस जगह पे हमारे जवानों का खून बहा है, जहां हमारे जवान शहीद हुए, आज वो धरती किसके उसके बारे में बात तक नहीं कर रहे हैं, कैसे चलेगा? हाँ, बिल्कुल। जितने भी लोग हैं उनके साथ हम खड़े हैं और हम उनकी आवाज उठाते रहेंगे तक। जी, आपने कहा कि हम उनकी आवाज बनेंगे, उनको कहना चाहते हैं हम उनके साथ हैं, उनकी जमीन को चीन को नहीं लेने देंगे और उनकी आवाज बन के सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे ताकि सरकार वो करे जो सही है और इस जमीन से, हमारी माटी से चीनियों को बाहर करा जाए। मनीष जी, आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? जो कुछ ऐसा ये सब कुछ हो रहा है और हम देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि जो लद्दाखी लोग हैं, हमने उन सभी वीडियोस में देखा जो आपने भी शेयर किया, मैंने भी किया, हम सभी ने किया। बड़ा दुख हो रहा था देख के, उसमें महिला हो, जवान हो, बूढ़े लोग हो, उम्र दराज लोग हो, सब कोई एक ही बात कह रहा था। हमारे प्रधानमंत्री ये क्यों कह रहे हैं कि चीनी नहीं घुसे और ये सरकार का फेलियर है, डिप्लोमेटिक फेलियर है, बहुत कुछ बातें वो कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को, और उन लोगों को की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? देखिए, जो मेरे मामा जी थे, 2 मामा जी फौज में थे 1971 में, एक शहीद हुए थे, एक वीर गति को प्राप्त हुए और एक बच्चे थे जिनको फिर बाद में मेडल मिला। तो मैं उस समय मैं था ही नहीं, मतलब मैं तो पैदा ही उसके बाद हुआ हूँ। तो लेकिन मैंने अपनी माता जी से सुना था ये चीजें कि जो वो अपूर्णीय क्षति होती है ना, वो खाली दुख नहीं होता, वो एक अंदर प्राउड फीलिंग लाता है। तो उन लोगों के साथ जो अभी तकलीफ झेल रहे हैं, मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि किसी भी तरह से वो अपने आप को अकेला ना समझें, वो अपने हताश ना हो, क्योंकि देश उनके साथ खड़ा है, हम खड़े हैं और हम अपने प्रधानमंत्री के साथ भी खड़े हैं। लेकिन वो कुछ एक्शन तो लें, वो बोले तो सही। कब तक मौन मोदी बन के बैठे रहेंगे? उन लोगों को आप, प्रधानमंत्री जी हमारी छोड़िए, हम तो आपके विरोधी हैं, तो इसलिए आप हमारी मत सुनिए। आप उन लोगों की, नॉर्मल सिटीजन्स, नॉर्मल नागरिक हैं वो लोग, उनकी तो सुनिए। उनके पशु वहां चराने जाते थे, किसी के वहां खेती है और साल में एक फसल होती है वहां पे, मैं वहां गया हुआ हूँ,
लोग बार में वहां गया हूँ जब 3 इडियट की शूटिंग से 10 साल पहले, जब वहां पे कैंप नहीं लगते थे, हम तंबू में वहां रुकते थे, खुद के कैंप लगाते थे। वो जगह बहुत मुश्किल है रहने के लिए, और वो जगह अगर किसी का रैन बसेरा है तो अगर वो वहां से उसका रैन बसेरा हट गया तो वो कहाँ जाएगा? उसको अपाहिज मत छोड़िए, अपने देश का नागरिक है, हमारे देश के साथी हैं, उनकी अगर नुकसान हुआ है तो देश का भी नुकसान है। खाली ये बातें करने से और पॉइंट बनाने से कि चाइना को अलग थलग कर देंगे, अमेरिका तो अब चाहत है हमारे, रशिया में, आपको बताइए एक बात, मैं एक अलग पॉइंट दे रहा हूं, लेकिन इसी डिबेट में ये बोला नहीं पहले मैंने, मेरी इच्छा थी बोलने की इस बारे में। इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए राजनाथ सिंह जी को रशिया जाना पड़ा, बिना एक्सप्लेनेशन के रशिया गए। वहां पे पुतिन जी ने समझाया, बेटा तुमने अमेरिका के बहुत कर लिए चमचागिरी, अब मेरे प्लेन खरीद लो वरना तुम्हारा मैं कर दूंगा बेड़ा गर्क। तो ये सब डिप्लोमेटिक एवेन्यूज फेल कर चुके हैं। इन्होंने अमेरिका के साथ अच्छी रिलेशनशिप करी कि भैया ट्रंप हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, वो तो हमारे गले मिलते हैं। ट्रंप को हिंदी का एक शब्द नहीं आता, मोदी जी को अंग्रेजी का एक शब्द नहीं आता। ये आपस में मिलके जब हंसते हैं तो मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है, ये हंस किस पर है? आलू बुखारे की फोटो पे? मतलब लॉजिक नहीं है ना। तो अब रशिया ने मीडिएट करा है और जिसकी वजह से चाइना भी चुप बैठा है, वरना चाइना का इतनी रोड बनाने का, इतने एयर स्ट्रिप बनाने का, हेलीकॉप्टर हेलीपैड बनाने का मिशन कम नहीं होता, ये बढ़ता। क्योंकि रशिया को पूरी की पूरी पीओके से लेके बर्मा तक रोड बनानी है और वो बना के रहेगा। ये पहला और आखिरी मुद्दा नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, आप उन देश के नागरिकों को मत छोड़िए अकेला, ये देश सब देख रहा है। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल सच सामने आएगा। रावण का भी सामने आया था, कंस का भी सामने आया है, शिशुपाल का भी सामने आया था। बिल्कुल। आपने एक बात करी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भारत ने जब कोल्ड वॉर चल रही थी यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में, यूएसए के बीच में, तब भी हमारी नीति एनएएम की थी, यानी कि नॉन अलाइंड थे हम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, हम उसका हिस्सा थे। मतलब कि हम माना जाता है कि हम जो है यूएसएसआर के ज्यादा करीब थे, उससे पहले कि वो डिसइंटीग्रेट हो गया, अब तो रशिया और सब अलग अलग हो गए। लेकिन हमारी नीति ये थी कि अगर इन लोगों के आपस में कोई झगड़ा होता, इनके बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, तो हम किसी की तरफदारी नहीं करेंगे। तो भारत बड़ा क्लियर था कि हम अपने अपने पैरों पे खड़े हैं, ना हम तुम्हारा साथ देंगे ना हम तुम्हारा साथ देंगे। और ये बहुत ही अच्छे तरीके 103 से कंट्री थे नॉन अलाइंड मूवमेंट में। नॉन अलाइंड मूवमेंट यासिर, टीटो, अराफात, इंदिरा गांधी जी, और मैं इस बात की हिस्टोरिकली प्रूफ दे सकता हूँ। ये हिस्ट्री हमने नहीं लिखी है, ये हिस्ट्री अराफात के चमचों ने नहीं लिखी है, ये हिस्ट्री पैलेस्तीनियों ने नहीं लिखी है, ये ना इजरायलियों ने लिखी है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है कि 103 कंट्री थे नॉन अलाइंड मूवमेंट के साथ। यूएन से बड़ा चार्टर बनने वाला था वो, लेकिन जब रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसका फर्क हम पे पड़ा, वो अलग बात है। खैर, मैं तो सपोर्ट करता हूँ इस बात का कि हम प्रधानमंत्री के साथ हैं। अब जो भी वो एक्शन लेंगे, लेकिन कम से कम एक्शन तो ले। बिल्कुल, हम सभी प्रधानमंत्री जी के साथ है। देश की बात है तो हम अपनी सरकार के साथ हैं, मगर वे एक्शन लें और एक्शन उन्हें लेना पड़ेगा। रसमाना जी, आखिर में आपके पास आई हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे लद्दाख के लोगों को? लद्दाख के आपने पता नहीं वो वीडियोस देखे हैं या नहीं, लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि चीनी घुस गए हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो फेलियर है डिप्लोमेसी का, ये फॉरेन रिलेशंस का फेलियर है, इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी को बोलना भी चाहिए। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, उनकी तरफ से सरकार को क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा आखिरी सवाल है। देखिए, मैं अप्रैल मई के महीने से इस पूरे जो गतिविधियां हो रही हैं उनका बहुत बारीकी से विश्लेषण कर रहा हूँ। और देश की सरकार जो वर्तमान में है, मोदी जी का जो एक बहुत बड़ा उनकी ख्वाहिश है पूरी दुनिया का नेता बनने की, वो भारत के ऊपर महंगी पड़ रही है। अभी सूद साहब ने रशिया का चर्चा किया। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस जमाने में इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और अमेरिका ने हिंदुस्तान को धमकाया, तो हिंदुस्तान के साथ खड़ा होने वाला कौन था? रशिया था।
पूरे 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 अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। और जस्ट वन 10 सेकंड के लिए, जी जी, जब उसी लड़ाई में जब अमेरिका ने 7th फ्लीट भेजा था पाकिस्तान के हाथवा सपोर्ट बेड़ा, में, तो रशिया इतना स्ट्रांग था कि उसने अपनी नेवी, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर 7th फ्लीट के पीछे खड़े कर दिए थे। इंदिरा गांधी जी का वो वर्चस्व था इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि रशिया को अपने वॉरशिप तक भेजने पड़े ना। ये बात रिकॉर्डेड है, लेकिन ये बात रशिया की नेवी फाइल्स में आज भी है। बिल्कुल, पूरा दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान की जो लीडरशिप थी, और मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंदिरा जी और राजीव जी और केवल कांग्रेस के नेताओं की बात नहीं कह रहा हूं। देखिए, जो प्रधानमंत्री के पद पे आया, देवेगौड़ा साहब भी आए, आई के गुजराल साहब भी आए, बहुत कम समर्थन वाले लोग थे ये। चंद्रशेखर जी 4 महीने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री रहे, केवल 4 महीने के लिए। चौधरी चरण सिंह इस देश के वो प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने पार्लियामेंट फेस ही नहीं किया। लेकिन इस देश की उस परंपरा को देश के प्रधानमंत्रियों ने कभी टूटने नहीं दिया। जो हमारा अंतरराष्ट्रीय छवि थी, जो एक हमारा नॉन अलाइंड एक हमारा स्वरूप था, उसको कभी देश के किसी प्रधानमंत्री ने, वो किसी विचारधारा का रहा हो, वो किसी दल का रहा हो, कभी इसको खत्म नहीं होने दिया। इन महाशय ने आकर के, और दोस्ती भी किससे करी? वो वाहियात ट्रंप, झूठा ट्रंप, वो मतलब आप देखिए ना कितना वाहियात आदमी है वो। देश के अंदर उसकी अमेरिका में कितनी छींचा लेदर हो रही है, और कितना पूरा देश के अंदर, दुनिया के अंदर उसकी बदनामी हुई। शक्ल से उचक्का लगता है, उचक्का लगता है कि नहीं लगता है? सेम मोदी है वो मैं नहीं कहूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो व्हाट कंपनी यू आर कीपिंग? क्या दोस्त आपने बनाया? आज चीन के साथ जो आपके संबंध तल्ख हुए, देखिए मैं 2006 में चाइना गया था, लगभग 1 महीना मैं चीन रहा था, और चीन में बहुत सारे, और मैं गुडविल, जैसे आप बहस होती है ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जाती है वहां पे, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के डेलीगेशन जाते हैं। वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में, वो किसी दिन और बहस करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अब जो पिछले 2 दशकों में चीन के साथ सब, क्योंकि चीन विश्व में एक उभरती हुई महाशक्ति, इकोनॉमिक ताकत बन रहा था, पूरी दुनिया में उसने वर्चस्व अपने बाजार को मजबूत किया पूरी दुनिया में। अपने आपको मालूम होगा कि बड़ी बड़ी दुनिया की जो इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने जाकर के चाइना में फैक्ट्रीज लगाई, चाइना में अपने इंडस्ट्रीज लगाई। तो चीन का जो पूरे जो ग्रोथ है, इट वाज अ कैपिटलिस्टिक ग्रोथ इन अ कम्युनिस्ट डिसिप्लिन। वेरी राइट। उन्होंने जो पिछले 2-2.5 दशक 3 दशक में जो ग्रोथ किया, वो कैपिटलिस्टिक कैरेक्टर से किया, लेकिन कम्युनिस्ट डिसिप्लिन में किया। तो उसमें ये तमाम चीजें लगभग जो कल ये भाषण दे के आए साहब विस्तारवाद का, मैं समझता हूं कि आपने कई बार आप खिलाते हो। एंटर ही नहीं करा जो विस्तारवाद का, तो उन्होंने खुद ने अपने आप को झुटलाया है। आप एक तरफ आप नहीं और बोल रहे हैं विस्तारवाद। हाँ, मतलब सेल्फ आप अपना जो कॉन्ट्रडिक्शन है, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी कि आप कहते हो अखंड भारत बनाएंगे, आरएसएस देखिए अखंड भारत बनाएंगे। साहब, हिंदुस्तान की जनता को यही हमने बताना है, आपने बताना है कि प्रधानमंत्री के बयान को चीन ने पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा ना कोई घुसा है, न किसी ने कब्जा किया है। सर आपकी आवाज बहुत अच्छी है। तो मैं आपसे कहना नहीं, देखिए उनका कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है। इस समय आपको ज्यादा बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी, आपको तो केवल ये बताने की जरूरत थी कि दुश्मन देश, उसको आप कहिए कि दुश्मन देश। अगर देखिए, मुझे मुलायम सिंह जी की और जॉर्ज फर्नांडिस की एक बात याद आती है। एक बार मुलायम सिंह जी ने कहा था कि हमारा बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, हमारा बड़ा दुश्मन चीन है। तो मैं पूरे देश में हंगामा हो गया। जॉर्ज फर्नांडिस ने भी एनडीए में रहते हुए, अटल बिहारी जी की सरकार में रहते हुए इस बात को कहा कि हमारा बड़ा दुश्मन चीन है, तो बड़ा हल्ला हो गया देश में। मैं ये बात कह रहा हूं कि इस समय प्रधानमंत्री जी को इतना लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं थी। उनको तो ये कहना चाहिए था, राहुल गांधी कह रहे थे तो कहते ठीक है राहुल जी, आप कह रहे हैं, हम अपने दुश्मनों से मिल करके लड़ेंगे। आज प्रधानमंत्री को क्या जरूरत है? वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है,
वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थी, जब बार 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 तमाम पार्टियों ने, तमाम लोगों ने कहा, उसके बाद जाकर के ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, और ऑल पार्टी मीटिंग में इतना मूर्खतापूर्ण बयान दिया जिसको चीन ने पूरे दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है। चीन कि भाई भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैंने तो कोई एनक्रोचमेंट किया ही नहीं, मैंने तो किसी को मारा ही। तो आज हम, जो आपने सुजाता जी आखिरी सवाल किया, हम लोग देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं, देश की सेना के साथ हैं, हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन भी न जाए उसके लिए हम पूरी ताकत के साथ अपने देश की सरकार के, देश की सेना के साथ हैं। जो हमारे शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और उनका ऋण कभी हम चुका नहीं पाएंगे, और हमेशा उनको याद करेंगे, उनको नमन करेंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पूरे के पूरे लद्दाख और जम्मू कश्मीर और तमाम सीमाओं में रहने वाले लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि वो अकेले नहीं है, पूरा भारत उनके साथ है, सारा देश उनके साथ है। और जब भी जरूरत पड़ेगी, इस देश के प्रधानमंत्री बोल के तो देखें, इस देश के प्रधानमंत्री कहें तो, और वो न भी कहें तब भी हम अपनी सरकार के और अपनी जनता के साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बधाई देता हूं कि इतने ज्वलंत मुद्दे पर, इतने इंपॉर्टेंट सवाल पर आपने अपने चैनल पे हम सबको बुलाया। हम इसको डिस्कशन को आगे जारी रखेंगे, और हम केवल ब्लेम गेम नहीं, केवल प्रधानमंत्री को टारगेट करने के लिए नहीं, केवल बीजेपी को टारगेट करने के लिए नहीं, लेकिन इस देश की तमाम हमारी जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं को देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षित रखे, और उसको रखने के लिए हम उनके साथ हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं अपने दर्शकों को ये भी कहना चाहती हूँ कि हम भले ही अपने सरकार के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज आपको कहना चाहती हूँ, सोचिएगा 1962 के जो हमारे वीर योद्धा थे, जो वीर गति को प्राप्त हो गए, जिन्होंने उस युद्ध में हिस्सा लिया, उनकी बातें आप बार बार करते हैं, उनका अपमान कर देते हैं। हार और जीत, ये दोनों चीजों में से एक ही चीज हो सकती है। 15 वर्ष के भारत में 1947 से 1962, 15 वर्ष के भारत में अगर इस युद्ध को झेला और उस युद्ध को हमने हारा, तो ये मत भूलिएगा कि जिन सैनिकों को हमने खोया, जिन्होंने जो वीर गति को प्राप्त हुए, उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, आपके लिए अपनी जान दी। साथ ही एक और चीज भी कहना चाहती हूँ, मैं अपनी सरकार के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रही, लेकिन सोचिएगा साथियों, आप लोग भी 1971 के बाद देश बहुत तेजी से बढ़ा था, 1971 के जंग के बाद तेजी से बढ़ा था। मगर ऐसा क्या हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तब उस वक्त कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसको पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट मानता है, हम युद्ध कहते हैं। हमारे वीर सैनिक जो हैं उसमें भी वीर गति को प्राप्त हुए। क्या ये सही है कि हमारे सैनिक अपनी जान दे दे? और हमारे प्रधानमंत्री जी आज जैसा कह रहे हैं, अब जब दोबारा चीन के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट, ये डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया है, तो वो नाम तक नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं कि वो हमारी तरफ नहीं आए, परंतु वो जाते हैं और कहते हैं कि सबक सिखाया जाएगा। तो किसको सबक सिखाया जाएगा? सबक उसको सिखाया जाएगा जो हमारी धरती पर अपनी गंदी नजर डालेगा। और इसके लिए हम सब अपनी सेना के साथ खड़े हैं, अपने सेना के कृतज्ञ हैं, ऋणी हैं, और अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, डरिए मत। कल जब आप वहां गए थे, चीन का नाम ले लेते, डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। ये पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना थी, जिनके बीच में आप खड़े थे। डरे क्यों? बोल देते, चीन का नाम ले देते, तो हमारा भी मनोबल बढ़ जाता, पूरे देश का मनोबल बढ़ जाता। मगर हम जीतेंगे। और लद्दाख के लोगों को कहना चाहती हूँ कि हम सब आपके साथ हैं। आपकी एक एक इंच जमीन आपके पास रहे, इसके लिए आज देश की जनता एक युद्ध लड़ रही है, अपने से
अपने मन से अपनी सरकार पर दबाव डाल रही है कि वे वो करे जो आपके लिए सही है। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना। नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद बहुत बहुत सुजाता जी। धन्यवाद सुजाता जी। बहुत बहुत नमस्कार। मनमोहन जी नमस्कार। सूर्यकांत जी थैंक यू। शुभरात्रि सब आपको। धन्यवाद।